हेलो दोस्तों। नमस्ते। मैं सी राहुल अग्रवाल और आज मैं आपसे बात करूंगा एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन जो मेरे क्लाइंट ने मुझसे पूछा कि सर मुझे प्रॉपर्टी खरीदने के लिए कैश की जरूरत है और मेरा सारा पैसा बैंक अकाउंट में वाइट का है, तो क्या मैं पैसा बैंक से विड्रॉ करके सेलर को दे दूं? सर मेरी सैलरीड इनकम है, मेरी बिजनेस इनकम है, या मेरी वो इनकम है जो बैंक में आती है जिसके ऊपर मैं पूरा टैक्स पे करता हूँ, लेकिन क्या प्रॉपर्टी खरीदने के लिए जो मुझे कैश की जरूरत है, क्या मैं बैंक से विड्रॉ करके वो पैसा मेरे सेलर को दे सकता हूँ? दोस्तों आज की डेट में एक ये नई प्रॉब्लम जो बायर्स के साथ में आई है कि आपके पास पैसा तो है अकाउंट में, लेकिन आपको कैश की जरूरत है। और कुछ लोगों को प्रॉब्लम ये होती है कि उनके पास कैश होता है, वो संभाल नहीं पाते हैं उसको और उसको एडजस्ट करने के लिए प्रॉपर्टी लेते हैं। लेकिन कुछ लोगों को जेन्युइनली प्रॉपर्टी लेनी है एंड यूज के लिए या इन्वेस्टमेंट के लिए, लेकिन उनके पास वाइट का पैसा है, लेकिन क्योंकि सेलर को कैश चाहिए इसलिए उनको बैंक से पैसा विड्रॉ करने की जरूरत पड़ती है। अब क्वेश्चन ये आता है कि सर बैंक से पैसा विड्रॉ तो कर लेंगे, लेकिन क्या हमारे ऊपर कोई इंटरेस्ट पेनल्टी या इनकम टैक्स का कोई प्रोविजन है जिससे हम फंस सकते हैं? दोस्तों मैं आपको हमेशा से प्रैक्टिकल एडवाइस यही देता आ रहा हूं मेरे चैनल पे कि हमें कैश को अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि आज की डेट में भी नए प्रोविजंस के हिसाब से तो अब सिर्फ 12.5% कैपिटल गेन टैक्स देना है हमें। और फ्यूचर में आप जब अपनी कोई प्रॉपर्टी बेचते हैं जिसकी रजिस्ट्री आपने ज्यादा की कराई होती है, तो उस केस में दोस्तों आपको वैसे भी कैपिटल गेन कम लगेगा। हम कैश की डील कर रही क्यों रहे हैं? कैश की डील कर इसलिए रहे हैं कि सेलर को तो ऐसा लगता है कैपिटल गेन टैक्स, तो वो कैपिटल गेन टैक्स बचाने के लिए कम की रजिस्ट्री करवाना चाह रहा है। परचेजर की रजिस्ट्री के पैसे बच रहे हैं 5-6-7% के, यही तो बच रहा है और क्या बच रहा है। उसको बचाने के बाद में जो कैश का जनरेशन होता है उसके लिए भी आप फिर हमारे पास आते हैं और हमको कहते हैं कि सर ये जो कैश पैसा है इसको कहाँ एडजस्ट करें, बैंक अकाउंट में जमा करा सकते हैं, नहीं करा सकते, कहीं और यूज में ले लें। तो दोस्तों इन सब चीजों को छोड़िए आप और पूरा 12.5% का टैक्स पे करके पैसे को व्हाइट में रखिए, उस पैसे को कहीं भी यूज में लीजिए। एक साल भी अगर उस पैसे को आपने काम में ले लिया ढंग से, या फिर अगर आप मान लीजिए कैश में डील कर रहे हो और उस पैसे को आपने अलमारी में रख लिया एक साल के लिए, तो वो वैसे भी एक साल में डिटोरेट हो जाएगा, आपकी उसकी पैसे की वैल्यू कम हो जाएगी। और अगर आपने उस पर टैक्स पे कर दिया और उसके ऊपर उसको रख रहे हैं, तो ऑलरेडी वो 100 रुपए बन जाएगा टैक्स पे करने के बाद में। अगर आपके पास 90 भी बचते हैं तो वो 90 100 बन जाएगा एक साल बाद आपका। अब मैं आता हूँ बैक टू अवर क्वेश्चन कि सर क्या अगर हम बैंक से पैसा विड्रॉ कर रहे हैं तो क्या हो सकता है? देखिए दोस्तों, प्रॉपर्टी की डील में 20,000 से ज्यादा हमें कैश का ट्रांजेक्शन अलाउड नहीं है, ठीक है। लेकिन ये भी सत्य है, ये भी सच बात है कि प्रॉपर्टी की डील कैश के बिना हो नहीं सकती, इंडिया में तो नहीं हो सकती, क्योंकि कहीं ना कहीं कैश इन्वॉल्व होता ही है। कुछ अच्छे लिस्टेड बिल्डर्स जो हैं वो कैश, आजकल बहुत सी जो बिल्डर लॉबी है, बहुत से अच्छे बिल्डर्स हैं जो कैश को बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं करते हैं, पूरा वाइट में डील करते हैं, पूरी स्टैम्प ड्यूटी पे होती है। वो बायर और सेलर दोनों के लिए अच्छा है, बायर और सेलर, बायर के लिए रिस्क में नहीं रहता कैश को हैंडलिंग करने का। लेकिन फिर भी कुछ इंडिविजुअल ट्रांजेक्शन होते हैं या कुछ ऐसे ट्रांजेक्शन हैं जिसमें कैश के बिना काम नहीं चल सकता। तो दोस्तों उन केसेस में मैं यह सजेस्ट करूंगा आपको कि पहली चीज तो आपको अवॉइड करना चाहिए, लेकिन फिर भी जो बेस्ड ऑन पास्ट केस लॉज है, ये मेरी पर्सनल आपको सजेशन नहीं है, मैं तो हमेशा से कैश को डिस्करेज ही करता हूँ। लेकिन जो मैंने एक दो केस लॉस देखे हैं उस बेस पे आपको अगर मैं बताऊं, तो उन केस लॉस में ऐसा कुछ हुआ कि अगर किसी एसएससी ने कैश विड्रॉ किया बैंक से और उसके बाद में उसको कहीं भी यूज में लिया, जरूरी नहीं है प्रॉपर्टी की डील में यूज में लिया हो सकता है बच्चे की शादी है या फिर आप कोई मेडिकल इमरजेंसी के लिए उस कैश को यूज में ले रहे हैं, किसी भी तरीके से ले सकते हैं आप। तो उस केस में क्या होता है, तो देखिए दोस्तों, जब आप किसी डील में कैश को यूज ले रहे हैं तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का सबसे मेन इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव जो होता है कि ऐसी मनी जिसके ऊपर टैक्स पे नहीं किया गया, उसको ब्लैक मनी बोलते हैं, उसको पकड़ना। अब आपके अकाउंट में सैलरी की इनकम आती है, बिजनेस की इनकम आती है, जिसके ऊपर आप ऑलरेडी टैक्स पे कर चुके हो, आपका वाइट का पैसा है और आपने उसको विड्रॉ किया है दोस्तों, तो उस केस में डिपार्टमेंट सबसे पहले तो उसका सोर्स जानना चाहता है जो पैसा आपने विड्रॉ किया है। तो अगर आपका जो पैसा है वो व्हाइट मनी है, विड्रॉ मनी जो किया है आपने, जो विड्रॉ किया पैसा, उसके ऊपर टैक्स पेड है और आप अपने सोर्स को जस्टिफाई कर सकते हो। सोर्स को जस्टिफाई कैसे किया जाता है?
जैसे फॉर एग्जांपल सैलरीड एम्प्लॉय है तो उसकी सैलरी क्रेडिट हो रही है, बिजनेस एम्प्लॉय है तो उसकी बिजनेस रिसिप्ट हो रही है, सेल्स के इनवॉइस होंगे उसके पास। आपने किसी रिलेटिव से लिया है तो उसका ट्रांजैक्शन देखा जा सकता है बैंक अकाउंट में, आपके रिलेटिव से कंफर्म किया जा सकता है, थर्ड पार्टी से कंफर्म किया जा सकता है। असेसमेंट और स्क्रूटनी में इस तरीके की चीजें होती है, आपको जस्टिफाई करना पड़ेगा कि ये पैसा कहां से आया। उसके बाद आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि आपने उस पैसे को कहां पे यूज में लिया। तो जो मैं केस लॉ आपको रेफर कर रहा हूं उस केस लॉ में इस तरीके से कुछ हुआ था दोस्तों कि वो पैसा मैरिज में यूज करने के लिए एसएससी ने बोला कि मेरी तो बेटी की शादी थी, उसके लिए मैंने मेरा पैसा अकाउंट से विड्रॉ किया है और उसको यूज में लिया है। मैंने ज्वेलरी ली है थोड़ी बहुत जो अलाउड थी लिमिट्स में, या मैंने शादी के जो खर्चे हैं वो किया है, मेरे घर का थोड़ा कंस्ट्रक्शन था उसमें काम में लिया है। तो डिपार्टमेंट को अगर आप प्रूव कर सकते हो कि हाँ ये पैसा मैं किसी स्पेसिफिक पर्पज से निकाल रहा हूँ जो इनवैलिड नहीं है, और डिपार्टमेंट कन्विंस हो जाता है, तो दोस्तों कोई दिक्कत नहीं है, आपके पास जस्टिफिकेशन और प्रूफ्स होने चाहिए। लेकिन आप जस्टिफाई नहीं कर पा रहे हो, आपके पास प्रूफ्स नहीं है और आप कोई गलत एक्टिविटी इन्वॉल्व कर रहे हो, जैसे प्रॉपर्टी की डील में अगर दे रहे हो और पकड़ में आते हो, तो दोस्तों वो सही नहीं है, उस केस में आपके ऊपर पेनल्टी लग सकती है। अब जैसे फॉर एग्जांपल जिस केस लॉ को मैं रेफर कर रहा हूँ उसमें असेसी के द्वारा ये कहा गया कि सर फॉर एग्जांपल मैंने 1 करोड़ रुपए विड्रॉ किया है, तो 1 करोड़ रुपए में से मैंने इसको मैरिज में यूज में ले लिया, मैरिज में खर्चे हो गए। तो उस केस में दोस्तों पूरा जस्टिफाई करना पड़ता है कि आपने मैरिज में कहाँ कहाँ विड्रॉ किया था, कहाँ कहाँ यूज में लिया, आपने कब विड्रॉ किया था, डेट। कुछ एसएससी के द्वारा ये भी कहा गया कि मेरा घर का पैसा है, मैंने घर में रखा हुआ था, कुछ मैंने पहले विड्रॉ किया था, 3-4 साल पहले विड्रॉ किया था। तो इस तरीके की चीजें एक्सप्लेनेशन एसएससी के द्वारा दिए जाते हैं। सारी चीजें एक्सेप्ट नहीं की जाती है दोस्तों, जो वैलिड चीजें होती है वो डिपार्टमेंट एक्सेप्ट कर लेता है, लेकिन कुछ चीजें जो आप भी जानते हो कि गलत है और उसके बारे में अगर आप डिपार्टमेंट को बोल रहे हो कि हाँ जी ये चीज है, तो उस केस में आपके ऊपर दोस्तों पेनल्टी लग सकती है। आई होप दोस्तों आपको वीडियो समझ में आई होगी, और मैं सिर्फ आपको ये समझाना चाह रहा हूँ कि कैश की डील आपको नहीं करनी है। अगर आपको प्रॉपर्टी में स्पेसिफिक ट्रांजेक्शन करना है तो कैश की डील को दोस्तों अवॉइड करो। लेकिन फिर भी अगर काम नहीं चल पा रहा है, नहीं हो रही है, तो दोस्तों उस केस में आप अपने किसी कंसल्टेंट से बात कीजिए, लेकिन कैश को अवॉइड कीजिए। मैंने आपको जस्ट एक अवेयरनेस दी है कि हाँ आप पैसा निकाल सकते हो, बैंक से पैसा विड्रॉ करना कभी भी एक प्रॉब्लम नहीं है आपके लिए। बैंक से विड्रॉ करना अपना पैसा हमेशा से आपकी चॉइस है, क्योंकि वो आप ही का पैसा है, लेकिन उसका सही तरीके से उपयोग होना चाहिए, उसका गलत उपयोग नहीं होना चाहिए, गलत एक्टिविटीज में उपयोग नहीं होना चाहिए, ब्लैक मनी का सर्कुलेशन नहीं बढ़ना चाहिए। डिपार्टमेंट जस्ट ये इंश्योर करना चाह रहा है। फिर भी आपके दोस्तों कोई क्वेश्चन है तो आप मुझसे बात कर सकते हैं, पर्सनली कनेक्ट कर सकते हैं, मैंने मेरे पर्सनल व्हाट्सएप नंबर दे रखे हैं। थैंक यू सो मच दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।